अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है फिजिक्स का। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने प्रीवियस चैप्टर में एक डेफिनेशन की थी फिज़िकल क्वान्टिटीज़, ठीक है। उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में दो आ जाती हैं, ठीक है, ड्राइव्ड और बेस। तो उन दोनों को डिवाइड कर दिया गया है और उन्हें एक आधी जो क्वांटिटीज़ है उन्हें स्केलर्स में रखा गया और आधी क्वांटिटीज़ को वेक्टर्स में रखा गया। आज हम पढ़ेंगे स्केलर्स और वेक्टर के बारे में। स्केलर्स क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर किसे कहते हैं? वो क्वांटिटीज़ जिन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, वो क्वांटिटीज़ जो कि रिक्वायर करती हैं ओनली मैग्नीट्यूड। A scalar quantity is described completely by its magnitude only, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, फिगर्स, डिजिट्स, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है? स्केलर्स किसे कहते हैं? वो क्वांटिटीज़ जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पर बेस करती हैं, जिन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ ही डिस्क्राइब किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैस है। अब मैस मेरे पास कितना है? 25 kg। अब जो 25 kg है ये क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है। एक बात याद रखिएगा, जब मैग्नीट्यूड हमें चाहिए तो उसके साथ हमें यूनिट भी चाहिए होता है। ऑब्वियस है, जब आप किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे किसी भी क्वांटिटी का, तो उसके साथ यूनिट भी लिखा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे मैस का दे रही हूँ, मैस ये मेरे पास क्या है? मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये मेरे पास क्या है? यूनिट है, ठीक है। मैस में 25 kg मैस आ गया है और इसमें 25 मेरे पास मैग्नीट्यूड आ जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और kg मेरे पास क्या है? यूनिट है। इसी तरह लेंथ ले लें, किसी भी रोड की ले लें, स्केल की ले लें, मार्कर की ले लें, इसकी लेंथ जब आप मेजर करते हो तो वो क्या आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर। 18 मेरे पास क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेंटीमीटर मेरे पास क्या है? यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास टाइम है। टाइम भी सेम इसी तरह, किसी भी चीज़ का जब आप टाइम मेजर करते हो उसका टाइम आप रिकॉर्ड कर लेते हो, 10 सेकेंड, 10 मिनट, 10 आवर, कुछ भी, तो वो क्या हो जाता है? आपके पास मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख दिया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसकी स्पीड है, वॉल्यूम है, वर्क है, एनर्जी है, ये सारी क्या है? आपके पास स्केलर्स हैं। स्केलर्स क्या हैं आपके पास? कि वो क्वांटिटीज़ जो कि मैग्नीट्यूड पे बेस करती हैं, जो कि मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब की जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। इसकी एग्जांपल्स हैं मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए होती है। हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। डायरेक्शन कौन सी? ये नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, राइट है, लेफ्ट है, अप है या डाउन है। वेक्टर्स में क्या होता है हमारे पास? वेक्टर्स में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। A vector quantity is described completely by magnitude and its direction, कि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ डिस्क्राइब की जाती है। मैग्नीट्यूड हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन के हम बताते हैं। ये नॉर्थ की साइड पर है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, राइट है या लेफ्ट है। एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। एक फोर्स लगानी है मैंने, ठीक है, 15 न्यूटन। अब फोर्स सिर्फ ये फोर्स 15 न्यूटन, 15 हमारे पास क्या आ गया हुआ है? मैग्नीट्यूड आ गया हुआ है, न्यूटन हमारे पास यूनिट आ गए। अब जब आप फोर्स लगाते हो, उस फोर्स की एक डायरेक्शन होती है। अगर आप एक टेबल पर भी फोर्स रख रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक टेबल है, इस पर मैंने एक 15 न्यूटन का मैंने वेट रख दिया हुआ है। अब जब मैं वो वेट रखूँगी, उस वेट की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी? डाउनवर्ड होगी, नीचे की तरफ होगी। जब मैंने यहाँ पे जैसे ये मैंने ये वेट रख दिया हुआ है, इस वेट की डायरेक्शन टेबल के ऊपर है, मतलब नीचे की तरफ जा रही है, तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब सेकंड एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मेरे पास ये दो टेबल हैं, ठीक है। एक टेबल को मैं फोर्स लगा रही हूँ राइट साइड पर,
मैं इस टेबल को यहाँ से दूसरी जगह पर मैं इसे शिफ्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है। अब उसमें दो चीज़ें लगेंगी, एक तो फोर्स लगेगी, फोर्स कितनी लग रही है, वो टेबल खाली है या उस टेबल को किस तरफ लेके जाना है, तो वो वाली फोर्स मेरी लग गई है। और जो उसकी डायरेक्शन है, मैंने उससे जो फोर्स लगानी है वो फोर्स किस तरफ जा रही है, मैंने इस टेबल को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेकर जाना है। वो पॉइंट बी की डायरेक्शन क्या है, राइट है, लेफ्ट है, अप है, डाउन है, कौन सी डायरेक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह वेट क्या है, आपने अगर किसी वेट को लिफ्ट करना है, मेरे पास एक वेट है, अब इस वेट को मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेकर जाना है, तो इसके साथ एक तो वेट कितना है ये भी लगेगा, और दूसरा मुझे फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी। मैंने वेट को राइट साइड से या लेफ्ट साइड से राइट लेके जाना है, राइट टू लेफ्ट लेके जाना है, या डाउन टू अप लेके जाना है, तो उसमें कितनी फोर्स लगेगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ, किसी भी चीज़ का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉइंट ए और बी है, मैंने ए से बी की तरफ जाना है, अब इसका एक पाथ यूं बन जाता है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से मूव करती करती जा रही हूँ बी पर, मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अब मेरी कोशिश होगी मैं कम से कम रास्ते को अपनाऊँ, तो मैं ये इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो मैं पॉइंट ए से बी की तरफ ये डायरेक्ट चली गई, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, शायद आपको मज़ीद वेक्टर्स की समझ आ जाए। वेक्टर्स क्वांटिटीज़ होती क्या है, मेरे एक गाड़ी है, ठीक है, वो वेलोसिटी की फॉर्म में उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि वो इतनी स्पीड में जा रही है। अब हमें एक कॉल आती है, आप सबको पता है कि किसी भी अगर आप डिलीवरी बॉय को घर में बुलाते हैं, कोई डिलीवरी आपने मंगवाई है या वैसे ही आपकी फैमिली में किसी न्यू पर्सन है आपके घर आना है, तो वो एक डायरेक्शन आपसे पूछते हैं, ठीक है, कि भाई मैं फ़लाँ स्पॉट पे खड़ा हूँ, मैं फ़लाँ जगह पर हूँ, अब मुझे बताएं कि मैंने आपके घर आना है, मैं कैसे आऊँ। तो आप उसे क्या कहते हो कि आपने 10 मीटर राइट जाना है, देन आपने 5 मीटर लेफ़्ट टर्न लेना है, ये आप सारी डायरेक्शन उससे बताते हो। नॉर्थ जाना है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन, कोई भी डायरेक्शन हो आप उससे बता देते हो। अब आप देखेंगे कि वो जो ड्राइवर है या वो जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड हैं, वो फ़ौरन से आपके घर एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उन्हें लोकेशन बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, आप उन्हें एक डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ आप उन्हें एक डायरेक्शन बता रहे हैं कि डायरेक्शन क्या है, राइट है, लेफ़्ट है, अप है, डाउन है, किस तरफ जाना है। अगर आप सिर्फ डायरेक्शन नहीं बताते, आप उन्हें सिर्फ ये कहते हो कि भाई आपने 10 मीटर जाना है, वहाँ पे आपने फिर 5 मीटर की तरफ जाना है, देन आप 100 मीटर चले जाएं, कि ये वाली जब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड उन्हें बताएंगे तो क्या वो आपके घर पहुँचेंगे? बिल्कुल नहीं पहुँचेंगे। उन्हें क्या पता होगा कि 10 मीटर मैंने ट्रैवल किया है, उस 10 मीटर के बाद वहाँ पर 4 तरह के रोड आ गई हैं, राइट है, लेफ़्ट है, ये नॉर्थ साउथ, इस तरफ जो सारे रोड आ गए हैं, मैं अब किस तरफ जाऊँ? तो वो वहीं पे खड़ा देखता रहेगा कि भाई मुझे तो सिर्फ उन्होंने बोला है कि आपने 10 मीटर के बाद आपने 5 मीटर आप मज़ीद ट्रैवल करना है, वो 5 मीटर मैंने किस तरफ ट्रैवल करना है, हमने तो उससे कोई डायरेक्शन ही बताई, तो वो आपकी तरफ नहीं आ सकेगा। इसलिए हमें डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक अगर आपको कहा जाता है कि आपकी मदर कहती है कि भाई एक टेबल है, इस टेबल को आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेकर जाना है, इस टेबल को यहाँ से हटाना है, दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है, तो क्या आप इस टेबल को शिफ्ट कर पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी मदर ने आपको बताया ही नहीं है कि टेबल आपने राइट साइड पर आपने करना है, लेफ्ट पे करना है, अप करना है, डाउन करना है, किस जगह पर टेबल करना है। उन्होंने सिर्फ आपको कह दिया, उन्होंने फिर रिक्वायरमेंट बताई है आदि कि मुझे ये टेबल यहाँ से हटा हुआ चाहिए, मुझे ये टेबल कहीं और चाहिए। अब वो कहाँ चाहिए वो उन्होंने नहीं बताया। अब जब हमें वो डायरेक्शन प्रॉपर बता देती हैं तो आप इजीली उस टेबल को फोर्स लगा कर उस डायरेक्शन पर पहुंचा देते हो। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक टेबल को 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एक की फोर्स इस तरफ लग रही है, दूसरी की फोर्स इस तरफ लग रही है। अब आप देखेंगे कि जब 2 तरह की ऑपोजिट फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है तो क्या टेबल वहाँ से मूव होगा? बिल्कुल नहीं होगा।
आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग एक गेम खेलते हो वो जिसमें एक स्ट्रिंग को आपने पकड़ना होता है, 3 या 5 लोग एक तरफ होते हैं, 3 या 5 लोग बराबर इक्वल लोग होते हैं। उन इक्वल लोगों ने फोर्स लगानी होती है कि टीम ए को टीम बी की तरफ खींचना है या टीम ए ने बी को अपनी तरफ खींचना है। तो वो जब इक्वल फोर्स लग रही होती है तो वो जो स्ट्रिंग है वो अपनी ही लोकेशन पर रहती है, अपनी ही जगह पर रहती है। इसी तरह टेबल है, टेबल को हम 2 फोर्स लगा रहे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कोई राइट साइड पे खींच रहा है, कोई लेफ्ट साइड पर खींच रहा है, क्योंकि हमें डायरेक्शन ही नहीं बताई गई। तो वो जो फोर्स होगी वो हमारी जीरो हो जाएगी क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं होगी। इसी तरह दूसरे टेबल पर फोर्स सेम लग रही है। अगर 2 लोग उसे एक टेबल को घसीट रहे हैं, अपनी जगह से हटा रहे हैं, तो फोर्स उनकी सेम होगी, एक ही सेम डायरेक्शन में होगी। ये वाली डायरेक्शन में अगर होगी तो टेबल जहां पर आप चाहते हो वहां पे टेबल चला जाएगा। तो ये आप लोगों के पास क्या था, वेक्टर्स था। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या किया है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स किया है। स्केलर की डेफिनेशन की है, स्केलर्स होते क्या हैं वो बताया है, एग्जांपल्स हैं। इसी तरह वेक्टर्स है, वेक्टर्स की डेफिनेशन के साथ कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। ये एग्जांपल्स आपकी बुक में भी शामिल है, बुक से आप देखते हैं। हम बुक में पेज नंबर 33 है आपका, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर में यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ दी गई हैं जो आप पहले पढ़ चुकी हुई हैं। उन क्वांटिटीज़ को उन्होंने कहा है डिवाइड किया गया स्केलर्स और वेक्टर्स में। देन स्केलर की डेफिनेशन आ जाती है कि स्केलर को डिस्क्राइब किया जाता है मैग्नीट्यूड के साथ, इसलिए इसे हम स्केलर कहते हैं और ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, 2.5 kg या 25 kg कुछ भी। इसकी एग्जाम्पल्स दी गई हैं ये सारी। देन इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख दी गई है। वो क्वांटिटी जिसे हम मैग्नीट्यूड के साथ डिस्क्राइब कहते हैं उसे स्केलर कहते हैं, और स्केलर क्वांटिटी उन्होंने एक अलग से लिख दिया हुआ है कि वो जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं कम्प्लीटली मैग्नीट्यूड के साथ। नेक्स्ट आपके वेक्टर्स आ जाते हैं। वेक्टर्स क्वांटिटीज़ होती क्या हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ उन्हें डायरेक्शन चाहिए होती है। उसकी एग्जांपल्स दे दी हुई हैं कुछ यहाँ पर। मोमेंटम और टॉर्क ये जो है ये आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ कुछ एग्जांपल्स दे दी गई हैं कि अगर आप एक जगह पर, यही जो डायरेक्शन वाली मैंने आपको बताई है कार वाली। फिर नेक्स्ट आपके पास वेक्टर की एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख दी गई है, और नेक्स्ट ये टेबल की एग्जांपल दी गई है। जो टेबल की मैंने आपको एग्जांपल दी है फोर्स 1 और 2 की, अगर सेम डायरेक्शन में है तो टेबल पर फोर्स लगेगी और वो अपनी जगह से हिल जाएगा, वो दूसरी जगह पर पॉइंट पर पहुँच जाएगा। अगर वो फोर्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है तो फिर क्या होगा कि वो इनकम्प्लीट डायरेक्शन है। डायरेक्शन हमें कोई दी नहीं गई कि फोर्स उसकी किस तरफ लगानी है, तो वो टेबल अपनी ही जगह पर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का आज का टॉपिक है। ये टॉपिक आपने अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू सो मच।